हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। तो काफी सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपको पता है सेल क्या है, सेल से ही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण सेल से ही हुआ है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो सेल है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है और जिन चीजों से मिलकर सेल बनी है उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो यही सारे जो टॉपिक हैं इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसमें भी हमने बात किसकी की थी, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की थी। और हम देख रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या क्या फंक्शन है। हमने कहा एक तो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है ये सेल की बाउंड्री है। दूसरा हमने कहा कि जो भी मटेरियल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जिन उनका आवागमन हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की, जिसे हमने क्या कहा है, जिसे हमने डिफ्यूजन कहा। ठीक है, सबसे पहले हमने गैसेस एक्सचेंज यानी कि गैसीय विनिमय की बात की है और उसे हमने कहा कि ये जो गैसीय विनिमय होता है ये विसरण या फिर डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, और आपको जो डिफ्यूजन का जो आपको एक लाइन याद रखनी है वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है, हमने कहा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ये बात क्लियर है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑस्मोसिस की। अब हमने कहा कि ठीक है, हमने देख लिया है कि गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि जो पानी है उसका मूवमेंट सेल के अंदर और बाहर कैसे होता है। तो जो सेल है सेल पे भी वही रूल अप्लाई होता है। सेल का जो यहाँ पे एक्सचेंज होता है या फिर जो सेल के अंदर जो पानी का जो मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है वो कैसे होगी, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, अर्ध पारगम्य झिल्ली भी यहाँ पे होती है। यानी कि हमने बात की थी ना सॉल्यूशन की, हमने बात की थी कल सॉल्यूशन की और हमने कहा था सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलके बना है। ये बना है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा किसी भी सेल को अगर हम एक सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो वहां पे मूवमेंट किस चीज का हो रहा है। अगर पानी सॉल्वेंट है तो पानी का ही हो रहा है। सॉल्वेंट को मैंने क्या बोला था, जो विलायक है वो क्या होगा, वो ज्यादा अमाउंट में होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है कि वो खुद में किसी चीज को घुलाता है। तो इसीलिए हम इसे विलायक कह रहे हैं। जो कि किसी चीज को खुद में विलय होने दे रहा है उसे हम विलायक कहते हैं और जो चीज यहाँ पे घुल रही है उसे हम विलय कह रहे हैं। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में। सॉल्वेंट यहाँ पे मोस्टली हम क्या लेते हैं, पानी को हम मोस्टली यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। अब यहाँ पे जो पानी का मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। तो हमने कहा था अगर हम किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी की जो दिशा होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पानी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है और इस सेल में जो पानी का अमाउंट है वो कम है तो पानी अंदर जाएगा और पानी अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगी। और इसी फिनोमेना को हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपको ये याद रखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है। आपको यही मेन चीजें ध्यान रखनी है। तो क्या बात की थी, हमने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल फूल जाती है। क्यों फूल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो पानी का अमाउंट है, पानी की जो सांद्रता है, पानी का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के कंपैरिजन में अधिक है। अब अधिक है तो पानी क्या हो रहा है, फ्रॉम मूवमेंट पानी की कहाँ हो रही है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन में। अब जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सेल फूल जाएगी क्योंकि पानी क्या करेगा, अपनी जगह बनाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने क्या पढ़ा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने पढ़ा था।
अब हम ये पढ़ क्या रहे हैं, पानी की मूवमेंट पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सेल के अंदर पानी किस प्रकार से जाता है, गैसीय का जो आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार से होता है। सेकेंड टाइप हमारे पास आया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमने कहा हमने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जहां पे पानी का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर पानी के कंसंट्रेशन के बराबर है। यानी कि हमने कहा कि पानी यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, इक्वल अमाउंट है पानी का। तो क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा। अब हम ये देखते हैं, आपने 2 जार लिए हैं। ये हमारे पास 2 जार आते हैं। अब यहाँ पे हमने पानी भरना शुरू किया तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पानी की जो मात्रा है, पानी का जो अमाउंट है वो इक्वल है, इतना पानी इनके पास है, तो क्या होगा, पानी ना तो इस जार से इस जार में जाएगा, इस जार से इस जार में नहीं जाएगा। अगर पानी इधर से उधर जा भी रहा है तो जितना पानी इधर को जाएगा उतना ही पानी इधर को भी चला जाएगा, क्योंकि पानी क्या है, इक्वल है। यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। हमने कहा कि हमने पहले ये जो दीवार थी ये बंद कर दी, यहाँ पे हमने कोई बैरियर लगा दिया था और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसे पानी को भरना शुरू कर दिया। अब ये जो हमारा टैंक है या जार है ये हमारा क्या हो गया है, फुल हो गया है। अब हमने क्या किया, जो बीच में हमने बैरियर लगाया था उसे तोड़ दिया है, ये हमने हटा दिया। अब जब बैरियर हटा दिया तो क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। पानी कब तक एक जार से दूसरे जार में जाता रहेगा, जब तक कि पानी का जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, अब पानी का जो अमाउंट है वो इक्वल हो गया है। पानी का अमाउंट जब इक्वल हो गया है तो अब पानी क्या होगा, अब पानी स्थिर रहेगा। अगर हल्का सा पानी इधर जा रहा है तो उतना ही पानी इधर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पानी का मूवमेंट अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी बराबर है दोनों में। लेकिन यही सीन हमने जब यहाँ पे देखा, यही केस हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा कि जहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन उतना ही था जितना कि सेल के अंदर था, तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन आएगी कि पानी का जो मूवमेंट है वो नहीं होगा और जो सेल है वो एज इट इज रहेगी, सेल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना तो सेल फूलेगी ना ही सेल यहाँ पे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये हमने किस चीज का एग्जाम्पल देखा था, आइसोटोनिक का हमने एग्जाम्पल देखा था, यही आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या बात की है, यहाँ पे तीसरे प्रकार जो हमारे पास आता है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो गई है, जो सेल है वो श्रिंक हो गई है, वो सिकुड़ गई है। क्या रीजन इसका रहा है, हमने कहा कि क्या हुआ, हमने इस प्रकार का सॉल्यूशन लिया जहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम था, पानी का कंसंट्रेशन कम था, और यानी कि सॉल्वेंट क्या है, कम है, सोल्यूट क्या है, ज्यादा है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि जो पानी है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है, उसे ही हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। अब जब अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात आती है तो इससे क्या मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि जो पानी है सिर्फ वही यहाँ से क्या होगा, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आर पार जा रहा है, सॉल्यूट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा है, क्योंकि सारे जो मटेरियल हैं वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब देखिए क्या हुआ, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें क्या था, जो पानी का कंसंट्रेशन था वो कम था, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में यहाँ पे पानी जो था वो कम था, यानी कि यहाँ पे जो विलेय है, जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट ज्यादा था। अब क्या हुआ, जब पानी सेल के अंदर ज्यादा है और इस सॉल्यूशन में कम है तो क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगी, पानी का जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पानी बाहर की ओर आ रहा है,
ये जो आपको अंदर जाता हुआ पानी दिखाई गया है, ये क्या होता है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है कि कुछ पानी अंदर भी जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जो पानी है, पानी का जो ज्यादा अमाउंट है वो बाहर आ जा रहा है। अब सेल से जब पानी निकलना शुरू हुआ तो सेल कैसे हो गई है, श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। ठीक है, तो ये हमने किसका एग्जाम्पल देखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का हमने एग्जाम्पल देखा है। आपको यही याद रखना है, नाम याद रखने हैं और देखना है कि किस प्रकार के सॉल्यूशन में जो सेल है उसमें क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे देखी है, हमने कहा है इफ द सेल आर केप्ट इन अ एनवायरनमेंट दैट हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन व्हाट इज present inside the cell, then due to the process of osmosis water moves out of the cell। क्या आपको बताया गया है, यहाँ पे आपने पढ़ा यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण में रखा जाता है, वातावरण से क्या मतलब है, यहाँ पे सॉल्यूशन से मतलब है। ठीक है, कि अगर कोशिकाओं को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें पानी की मात्रा कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी की तुलना में कम होता है। ठीक है, यही हमने अभी बात की है। उसके बाद क्या होता है, this result in decrease in a size of a cell, they shrink as more water comes out of the cell। यानी कि इस प्रक्रिया के कारण, परासरण की प्रक्रिया के कारण पानी कोशिकाओं से बाहर चला जाता है। ठीक है, यही सेम चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। फिर लास्ट चीज हमने क्या देखी, इसमें कोशिकाओं के आकार में कमी आती है, वे सिकुड़ती हैं क्योंकि कोशिका से अधिक पानी निकलता है। सिंपल है, यही चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। एक बार फिर से जो तीनों चीजें हैं उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, उस सॉल्यूशन में जब हमने किसी भी सेल को लिया तो उस सेल में जो पानी का कंसंट्रेशन था वो अधिक था। सबसे पहले आप इतना ध्यान दीजिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात आएगी, सेल हमेशा फूलेगी। सेल यहाँ पे क्या हो रही है, फूल रही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात आएगी, सेल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सेल एज इट इज है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात आएगी, हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये तो आपने सेल के अकॉर्डिंग इसे याद रखना है। अगर हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसे याद रखें तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया था तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, उस सॉल्यूशन में पानी की जो सांद्रता थी, पानी का जो कंसंट्रेशन था, सॉल्यूशन में ज्यादा था, सेल में कम था। क्योंकि सेल में कम था इसीलिए पानी सेल के अंदर गया और इसीलिए सेल फूल गई है, क्योंकि पानी सेल में कम था, कंसंट्रेशन कम था। ये आप ध्यान रखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि दोनों में पानी का जो कंसंट्रेशन है, पानी की जो सांद्रता है वो इक्वल है। इक्वल है तो पानी का जो मूवमेंट है वो कहीं हो ही नहीं रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दोनों जार में पानी बराबर है तो पानी एक जार से दूसरे जार में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने एक जार फुल भर दिया है और एक आधा है और हमने उन दोनों के बीच में एक रास्ता बना लिया है, तो पानी क्या होगा, उस जार की ओर बहेगा जिसमें पानी कम है। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और अगर यहाँ पे क्या होगा, पानी का जो अमाउंट है वो इक्वल है तो पानी का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या कहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा है। और ऐसे सॉल्यूशन में जो सेल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहती है। यानी कि ना तो सेल फूलेगी और ना ही सेल यहाँ पे क्या होगी, सिकुड़ेगी। ये बात क्लियर है। लास्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आता है। अब सॉल्यूशन में हमने क्या कहा, हमने कहा देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारा सॉल्यूट है। अगर हम यहाँ पे इमेज का कंपैरिजन करें, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सॉल्यूट, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सॉल्यूट बता रहे हैं, विलेय बता रहे हैं। ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे डॉट कम है तो विलेय कम है और विलायक ज्यादा है। विलायक क्या है, यहाँ पे पानी है, पानी का अमाउंट ज्यादा है इसीलिए अंदर जा रहा है, इसीलिए सेल फूल रही है। कौन सा सॉल्यूशन है ये, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यही बात हमने की है। आप इमेज को भी यहाँ पे कंपेयर करते चले जाएंगे। देखा आपने, आपने देखा कि जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है, यानी जो विलेय का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बहुत कम है, विलायक का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। विलायक क्या है, यहाँ पे पानी है, पानी का अमाउंट ज्यादा है इसीलिए सेल के अंदर गया, इसीलिए सेल फूल गई है। ये बात क्लियर है। अब दूसरी इमेज को आपने क्या देखा,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आपने देखा, ध्यान से देखिए, ये जो डॉट आपको बाहर दिख रहे हैं वही डॉट आपको अंदर भी दिखेंगे। आपने क्या देखा, ये जो डॉट आपको बाहर दिखे वो अंदर, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जितने डॉट आपको बाहर दिखे उतने ही डॉट आपको अंदर दिखे। डॉट का क्या मतलब है, यहाँ पे विलेय है, यानी जितनी मात्रा विलेय की यहाँ सॉल्यूशन में है उतनी मात्रा विलेय की अंदर सेल के अंदर भी है। और यहाँ पे क्या है, जो विलायक है, विलायक का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए पानी अंदर और बाहर जाने की जो मात्रा है वो इक्वल है। तो हमने क्या कहा, नो नेट लॉस और गेन, सेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए ध्यान दीजिए, इस वाली इमेज को देखिए, इस वाली इमेज में आप देखिए कि जो अंदर है, अंदर जो सॉल्यूट है वो अधिक है। सॉल्यूट अधिक होने का मतलब है कि सॉल्वेंट कम है, ठीक है। बाहर सॉल्यूट कम है यानी कि विलेय कम है, विलायक ज्यादा है। यहाँ विलेय जो है वो ज्यादा है तो विलायक यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। इस वाली इमेज में हमने कहा कि जितना विलेय बाहर है उतना ही विलेय अंदर है, तो विलायक की मात्रा भी यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी। अब इस वाली इमेज को आप देखिए कि बाहर जो विलेय की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। बाहर आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारे डॉट आपने देखे। तीनों इमेज का जब आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो सबसे ज्यादा विलेय हमें इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं, और वो भी जो बाहर है सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो विलेय की मात्रा है वो कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है, इसीलिए जो सेल है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। तीनों चीजें आपने ध्यान रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में ये आता है। तो ये हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, वो है यहाँ पे सेल वॉल। तो आप कहेंगे कि जब हमने सेल को देखा था तो हमने ये कहा था ये सेल मेम्ब्रेन है, और हमने कहा था ये साइटोप्लाज्म है, और हमने ये कहा था ये न्यूक्लियस है। तो सेल वॉल कहाँ से आ गई है, तो मैंने जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे मैंने आपको ये बताया था कि सेल के बाहर एक और लेयर होती है और जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल को हमने क्या कहा, कोशिका भित्ति कहा। अब आप कहेंगे कुछ देर पहले हमने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब हम कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग तो सेल वॉल होती है, तो इसमें सही क्या है और गलत क्या है। देखिए इसमें गलत कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें सही है। ये डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो क्या होगी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में हमने क्या कहा, पादप कोशिका में क्या कहा कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सेल वॉल किन किन चीजों में मिलती है, हमने कहा प्लांट में मिलती है, हमने कहा फंजाई में मिलती है, हमने कहा बैक्टीरिया में मिलती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लांट सेल है वो किस चीज, जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब सेल्यूलोज क्या है, आप ध्यान रखेंगे सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसकी सेल वॉल किस चीज से मिलके बनी है। तो यही चीजें हमने अभी तक क्या यहाँ पे पढ़ी है, हमने कहा है अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी वो होगी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर हमने कहा हम प्लांट सेल की बात करें तो सबसे बाहरी जो कवर होगा वो सेल वॉल होगा, और सेल वॉल अगर बाहरी कवर है तो सेल वॉल का भी वही कार्य होगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे हो रहा है, और वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सुरक्षा प्रदान करना। ये मेन काम है सेल वॉल का, किसमें, प्लांट्स में। दूसरी बात, जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, बहुत टफ होती है, हार्ड होती है, क्योंकि इसे क्या करना है, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। जो भी वातावरणीय जो कारक होते हैं उन सभी से पौधे को जो सुरक्षा प्रदान करती है वो है सेल वॉल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताइए।
यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो एक सबसे बड़ा अंतर आपको यहीं पे मिल गया है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है और जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा हमने सेल वॉल के बारे में? हमने कहा सेल वॉल क्या है? एक प्रोटेक्टिव वॉल है। कोशिका भित्ति क्या है? सुरक्षात्मक दीवार है। ठीक है, सेम वही चीज है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थी। इसने सारी सेल को कवर करके रखा है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, एज अ बाउंड्री यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या कहा? हमने कहा प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। यानी कि पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा, क्या बात की हमने यहाँ पे? हमने कहा कि पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और कठोर बाहरी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। सेल वॉल के बारे में ध्यान देखिए, क्या आपको बताया जा रहा है? रिजिड होती है, टफ होती है, कठोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ रहती है यहाँ पे सेल वॉल? आप ध्यान दीजिए, हमने कहा प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट कवरिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग है जिसे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहा जा रहा है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। ठीक है, क्या बोला कि जो सेल वॉल है वो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर होती है। पहले ये क्या है? अंदर की ओर हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर यहाँ पे क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी या सेल वॉल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी होती है? हमने कहा सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, और सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? हमने कहा है इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। अब देखिए आपके कार्य बताए जा रहे हैं किसके? कोशिका भित्ति के, सेल वॉल के आपको कार्य बताए जा रहे हैं। तो ये आपको पता है कि पादप कोशिका, जो कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। यह एक जटिल पदार्थ है और पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि जो सेल है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या बात की? व्हेन अ लिविंग प्लांट लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ अ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ध्यान दीजिए, आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी है कि आपको बताया जा रहा है। जब एक जीवित पौधा परासरण के माध्यम से पानी खो देता है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति दूर से दूर सिकुड़न या सिकुड़ जाती है और इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस के रूप में जानते हैं। क्या आपको बताया जा रहा है? देखिए, ये बात कर रहा है किसकी? ऑस्मोसिस की। इसने कहा कि जब भी हमने प्लांट सेल को क्या किया? एक सॉल्यूशन में रखा। अब कैसे सॉल्यूशन में रखा? ये एक बात कर रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, विलेय की मात्रा ज्यादा है और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो कम है, यानी विलायक की जो मात्रा है वो कम है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब कि सेल में जो पानी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने यही कहा था कि जो सॉल्यूशन है उसमें पानी का कंसंट्रेशन कम है सेल के कंपैरिजन में। तो पानी का जो मूवमेंट होगा वो सेल से कहाँ होगा? सेल से सॉल्यूशन में होगा। सेल क्या होगी? यहाँ पे सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है? अब ये कह रहा है कि ये एक सेल है, माना ये एक सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या होगा? जब हमने इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये सेल किस प्रकार से हमारे पास आ जाएगी? देखिए,
इस प्रकार से ये सेल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और सारा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। इस फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोलाइसिस कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जो पारिभाषिक शब्द होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर एक की डेफिनेशन आनी चाहिए। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ये सारे क्या है? पारिभाषिक शब्द हैं और ये क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेल वॉल है उसे आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके फंक्शन आपको बताने हैं, साथ ही प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन को आपको नोट करना है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है ऑस्मोसिस के बारे में और आपने पढ़ा है सेल वॉल के बारे में। आपने जाना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।